नमस्कार, बंसल न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम ही है खास मुलाकात, जहां हम आपसे रूबरू करवाते हैं एक खास शख्सियत को। और इस वक्त क्योंकि देश में माहौल चुनावी था, बात दिल्ली इलेक्शंस की हो रही थी, 27 साल बाद दिल्ली में एक बार फिर कमल खिला है। तो आज आपके साथ खास मुलाकात के लिए हम लेकर आए हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी को, जो कि बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है इकोनॉमिक अफेयर्स के, यानी कि आर्थिक मुद्दों पर आज की इस मुलाकात में ज़्यादा बातचीत होने वाली है। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार। बंसल न्यूज़ के सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन और नमस्कार। गोपाल जी, हमने देखा कि दिल्ली इलेक्शंस में किस तरह से बीजेपी ने बहुत ही साइलेंटली काम किया है और उसका नतीजा सीधे हमें रिजल्ट्स में देखने को मिला। और बीजेपी हर बार ही ये करती है कि बहुत ही अप्रत्याशित नतीजे आते हैं। तो क्या बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी? सबसे पहले तो ये बताइए, दिल्ली के लिए स्ट्रैटेजी क्या थी बीजेपी की? इतनी साइलेंटली आपने काम किया, बूथवार काम किया, गली मोहल्लों में गए, किस तरीके से हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शंस को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मानती है और मानती है कि इलेक्शन जब आता है किसी भी प्रदेश में या केंद्र में, तो वह जनता के साथ एक व्यापक संवाद करने का एक मौका भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, जनता देती है। और उसकी तैयारी बहुत पहले से किसी भी इलेक्शन की हम लोग करते हैं। अभी एक मैं एग्जांपल आपके सामने रखूं, अमित शाह जी काफ़ी स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं इलेक्शन के लिए। 2024 के इलेक्शन के पहले उनसे बात हो रही थी कि इलेक्शंस की कब तैयारी करेंगे, तो उन्होंने कहा 2019 का जब इलेक्शन हुआ उसके बाद से ही हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारी इलेक्शन की तैयारी बहुत लंबी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो संकल्प पत्र निकालते हैं, मैनिफेस्टो निकालते हैं, वो गहन अध्ययन के बाद निकालते हैं, जनता के साथ संवाद के बाद निकालते हैं। और उसके बाद अपनी, अगर हमारी वहाँ पे किसी प्रदेश में अपनी सरकार है तो हम उसकी रिपोर्ट कार्ड भी पूरी तरह से निकालते। तो अगर हमारी सरकार कहीं प्रदेश में या कहीं केंद्र में है तो उसने पिछले 5 साल में क्या क्या काम किया, और अगर उसका मैनिफेस्टो में क्या क्या प्रोमिसेस थे वो पूरे किए कि नहीं, ये पूरी जानकारी हम जनता के साथ रख साझा करते हैं। और आने वाले समय में क्या जनता चाहती है उसके लिए हमारे संकल्प पत्र में व्यापक कंसल्टेशंस के बाद हम उस पूरी अपनी जो मैनिफेस्टो है उसको तैयार करते हैं। और कम्युनिकेशन के सारे माध्यम जितने भी हैं, वन टू वन, डोर टू डोर कैंपेन, नुक्कड़ सभाएं, चौपाल की बैठकें, चाय पे चर्चा, और विभिन्न माध्यमों से अलग अलग वर्ग के साथ उनके क्षेत्र में जाके हमारे अलग अलग क्षेत्र के नेता उनके साथ जाके संपर्क करते हैं। और छोटी छोटी बैठकों में हम ज़्यादा मुझ विश्वास रखते हैं। लार्ज रैलीज भी होती है, लेकिन पूरी तरह से हर वर्ग के साथ उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और दिल्ली में तो हमने देखा कि जिस तरह से पिछले 10 साल से आपकी सरकार थी, उसने जो काम किया वो पूरी तरह से जनता उससे पूरी मोह भंग हो चुका था। और इसके कारण हमने उनको पूरी तरह से एक्सपोज भी किया, क्या उन्होंने प्रॉमिस किए, क्या उन्होंने डिलीवर किया, कितना उसमें भ्रष्टाचार था, कितना उनने जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पे अपने कार्यकर्ताओं की जेब भरने का काम किया या अपनी पार्टी के कॉफर्स को भरने का काम किया। ये सारी चीज़ें एक व्यापक रूप से हम लोगों ने स्ट्रेटेजी के रूप में पिछले कई वर्षों से दिल्ली में काम की, 5 साल से, तो उसका ये परिणाम है। गोपाल जी, अगर आपकी बात की जाए तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और शायद इसीलिए मैं मानती हूँ कि पार्टी ने आपको इकोनॉमिक अफेयर्स का स्पोक्स पर्सन बनाया है, प्रवक्ता बनाया है। इस वक्त बजट का भी चल रहा है। इस समय देश में अलग अलग राज्यों के बजट भी आ रहे हैं। और एक जो खास वादा दिल्ली की जनता से किया गया, खासकर महिलाओं से, जो बीजेपी की सरकारें करती रही हैं, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, महिलाओं को आप काफ़ी सपोर्ट करते हैं। 2500 रुपये को लेकर जो बात कही गई है कि विमेंस डे से, यानी कि 8 मार्च से इसकी पहली किस्त जारी करने की बात कही गई है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने खजाना खाली कर दिया है, दिल्ली के पास पैसा नहीं है, दिल्ली सरकार के पास। आम आदमी पार्टी कह रही है आप बहाने बना रहे हैं, आप वादे निभाइए। तो क्या पहले नहीं पता था
कि दिल्ली के पास खजाना है या नहीं है, या ये रेवड़ियाँ थीं, या मध्य प्रदेश की तर्ज पर, मामा की कामयाबी की तर्ज पर इसे लाया गया, हो क्या रहा है? और क्या वाकई अब ये मुमकिन है कि 8 मार्च को पहली किश्त रिलीज होगी दिल्ली की महिलाओं के लिए? देखिए, जब मैंने कहा ये मोदी जी की गारंटी है, अगर हम आज 19 प्रदेशों में एनडीए की सरकार है और केंद्र में सरकार है, इसलिए है कि जनता हमारे प्रोमिसेस पे विश्वास करती है और जहां भी हम इलेक्शन लड़के जीतते हैं वो हम उसको डिलीवर करते हैं। ये महत्वपूर्ण है। तो जब मोदी जी की गारंटी है और हम सब लोगों ने उस गारंटी को पूरी करने का प्रण किया है और हम संकल्प पत्र में 100% इम्प्लीमेंट करने का जो हमारा जो उद्देश्य रहता है, तो हम जो भी वादे दिल्ली की जनता से मोदी जी ने, दिल्ली प्रदेश की जो हमारी टीम ने, हमारे केंद्र के नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने किए हैं, हमारे संकल्प पत्र में 250 से ऊपर उसके क्लॉजेस हैं, प्रोविजंस हैं, उन सबको हम अक्षरशः उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। जहाँ तक आर्थिक विषयों की बात है, देखिए हर प्रदेश का एक अच्छा बजट होता है, एक बड़ा व्यापक बजट होता है। लगभग 75,000 करोड़ का बजट दिल्ली का रिसिप्ट रेवेन्यू के अंतर्गत आता है। उसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम उसमें किस तरह से सरकारें वो खर्च करती है, उसमें है। अब आज सीएजी की रिपोर्ट आई है, एक के बाद एक फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, चाहे वो एक्साइज के अंतर्गत जो रेवेन्यू लॉस है स्टेट का, उसके बारे में सामने आ रहा है, या डीटीसी के पूरे अंदर घाटे के रूप में सामने आ रहा है, या पार्किंग का जो पैसा जनता से लिया गया उसका कोई हिसाब नहीं रखा गया, कहाँ खर्च किया उसके बारे में सामने आ रहा है। तो ये जो लीकेजेस है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, और जो स्कीम्स हैं, जो अनाउंसमेंट्स हैं, वो सही व्यक्ति के पास उसके बैंक अकाउंट में पहुंचे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। तो रिसोर्सेज कहीं भी कमी नहीं होती। प्रदेश का अगर 75,000 करोड़ का रेवेन्यू रिसिप्ट है और लगभग 10,000 करोड़ का उन्होंने डेट लिया हुआ है, तो 84,000 करोड़ अपने आप में सफिशिएंट फंड होता है अगर उसको सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। हम रेवेन्यू बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। जीएसटी के अंतर्गत दिल्ली के अंदर बड़ा प्रोविज़न है, अगर भ्रष्टाचार नहीं हो तो जीएसटी के अंदर बड़ा पैसा आ सकता है। हम इस व्यवस्था को पूरी तरह लागू कर दें। गोपाल जी, आप बात सही कर रहे हैं कि सारी व्यवस्था है, बीजेपी के पास एक अच्छा डेवलप्ड सिस्टम है, सब सोच समझ के काम किया जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 8 मार्च आने वाला है, अभी अभी सरकार ने कमान संभाली है, अभी अभी रेखा जी ने शपथ ग्रहण किया है, क्या इतनी जल्दी ये एनालिसिस हो पाएगा? कैसे इस पैसे का इंतजाम होगा? अगर आप कह रहे हैं कि खजाना खाली है तो यानी पैसा नहीं है, और अगर पैसा है तो फिर ये क्यों कहा गया कि खजाना खाली है? क्या पैरामीटर्स होंगे? अभी तक पैरामीटर्स भी बताए नहीं गए हैं, कितनी महिलाओं को दिया जाएगा। मैं एक अनुमान लगाऊं, अगर अनुमानित आंकड़ा, क्योंकि अभी पैरामीटर्स नहीं पता कि किसे देंगे आप, उस हिसाब से तकरीबन 38 लाख महिलाएं ऐसी होंगी, मैं ये मान कर चल रही हूँ, 38 लाख महिलाएं, 38 लाख महिलाएं हैं जो इसकी पात्र होंगी। तो किस तरह से डिवीजन, क्या कोई एक्शन प्लान है बीजेपी के पास? बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि 2024-25 का जो बजट पेश किया था उसमें भी 84,000 करोड़ का पूरा बजट है। तो उसको अल्टीमेटली बजट क्या होता है? आप घर चलाते हैं, हम भी घर को देखते हैं, तो हमारा जितना इनकम है उसको किस जगह पे लगाना है। तो अगर हमारी प्रायोरिटी महिलाओं को 2,500 रुपये देने की है तो वो पैसा तो उतना है ही। आप कहाँ पे खर्च करते हैं? आप देखिए, सरकार ने हेल्थ में पिछले बार बजट में काफ़ी कम, 44% कम कर दिया आप सरकार ने। एजुकेशन में थोड़ा सा ही बढ़ाया। तो हम किस एरिया में सरकारी खजाने को खर्च किया जाए उसको प्रॉपरली एनालिसिस करके उस चीज़ को हम करेंगे, तो सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। अब आयुष्मान कार्ड की जो 10 लाख रुपए की गारंटी है हेल्थ इंश्योरेंस की, वो तो केंद्र सरकार देती है। यमुना को जो पैसा है यमुना की सफाई का, वो केंद्र सरकार देती है। पॉल्यूशन दिल्ली जैसे शहरों में कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, जो पैसा फाइनेंसिंग है वो केंद्र सरकार देती है। अगर प्रदेश सरकारें केंद्र सरकार के साथ अलाइन करते हुए अपनी स्कीम्स को उनके साथ अलाइन करके दे तो केंद्र सरकार से भी बहुत फंडिंग आती है। तो और बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, चाहे मेट्रो है, रोड्स हैं, रेलवेज हैं, ब्रिजेस हैं, इन सब के लिए तो केंद्र सरकार खर्चा करती है। तो फिर
आपको जो अपना रेगुलर वेलफेयर स्कीम्स की जो आवश्यकताएं हैं उनको लीकेजेस के कंट्रोल करते हुए आप सही लोगों को आइडेंटिफाई करके बेनामी लोगों के खातों में पैसा नहीं ट्रांसफ़र करेंगे तो सारा पैसा है। और हम पूरी तरह से आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि अगर 8 मार्च का प्रॉमिस हम लोगों ने महिलाओं को किया है तो महिलाओं के खाते में वो पैसा पहुंचेगा। क्योंकि आप इकोनॉमिक अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो मुझे लगता है दिल्ली के बजट पर अगर बात कर ली जाए तो आप शायद एक बहुत ही सही व्यक्ति होंगे, बेहतरीन व्यक्ति होंगे ये बताने के लिए कि आखिर दिल्ली के ख़जाने में क्या बाकी है, क्या किया जा सकता है। पिछले बजट की अगर हम बात कर ले 2024-25 का जो बजट आया था, तो आम आदमी पार्टी का तो ये कहना है कि उन्हें गवर्नमेंट से पैसा ही नहीं मिलता, रेवेन्यू जो जनरेट होता है उसके सहारे काम किया जाता है। अगर केंद्र सरकार से मदद मांगी जाती है तो कोई कुछ हाथ नहीं आता, हाथ खाली रहते हैं। उनके बजट की अगर आप एक बार एनालिसिस करें कि आम आदमी पार्टी जो सरकार थी, अब चाहे उसमें सीएम केजरीवाल का दौर हो या फिर उसके बाद मुख्यमंत्री अतिशी का, क्या कहेंगे आप, कैसा बजट था? वो तो कहते हैं हमने बहुत बढ़िया विकास किया है शिक्षा में, स्वास्थ्य में खास तौर पर। अगर उनके बजट की बात कर ले हम, उनके बजट 2003 में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बड़ी बातें करते, मोहल्ला क्लिनिक का कितना बुरा हाल है, उसमें 3% उन्होंने बजट घटाया है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट में जो महिलाओं को कह रहे थे कि हम फ्री ट्रांसपोर्ट बसों में देंगे, 33% का बजट घटा दिया, इसीलिए डीटीसी पूरी तरह लॉस में चल रही है। आप उसके बाद आप देखिए एनर्जी, जो पावर बहुत बड़ी आवश्यकता है, उसमें उन्होंने 2% का बजट घटा दिया है। फूड कंट्रोल, जो खाद्य सामग्री वगैरह में 19% का बजट कम किया है। तो ओवरऑल अगर दिल्ली का स्कोप हम देखें तो दिल्ली में जीएसटी के कलेक्शन के लिए बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि कंज्यूमर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जीएसटी का कलेक्शन अपने आप में बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। केंद्र सरकार की स्कीम्स को अगर वो लागू करते, तो आयुष्मान भारत की स्कीम उन्होंने लागू नहीं करी दिल्ली में, आपने अगर वो करते तो कितने 50 करोड़ से ऊपर लोगों को लाभ केंद्र सरकार आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत दे चुकी है। अभी सीएजी की रिपोर्ट में आया है कि एक्साइज ड्यूटी में अलोन दिल्ली गवर्नमेंट को 2000 करोड़ से ऊपर का वार्षिक नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्होंने पॉलिसी चेंज की, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप को पूरे लाइसेंस दे दिए। उनका रेवेन्यू जो होलसेल रेवेन्यू था वो 3% था, उसको बढ़ा के 12% कर दिया है। जल बोर्ड में व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त है। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 18,000 करोड़ का पेमेंट इन लोगों ने नहीं किया। तो इन सब चीज़ों को हम सिंप्लीफाई करेंगे, स्ट्रेट वे करेंगे, एक्साइज की पॉलिसी को सही करेंगे। अभी एक और सीएजी की रिपोर्ट आई है कि 693 करोड़ का जो पार्किंग चार्जेस कलेक्ट किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने पिछले 5-6 साल में, उसका कोई हिसाब नहीं है कि कहाँ खर्च किया गया। एक एक स्कीम्स जो कि ग्राउंड लेवल पे लागू नहीं हुई है, उनके ऊपर 50-50 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट खर्चे कर दिए हैं। 700 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट का बिल है जो स्कीम्स ग्राउंड लेवल पे वेलफेयर की लागू नहीं हुई है। तो ये सब लीकेजेस हैं, ये सब भ्रष्टाचार है, यह जनता के पैसे की लूट है, बुरी तरह से लूट है। उन सब अग्रवाल साहब, कट्टर ईमानदार पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं आप, और हर जगह लीकेजेस के बारे में बता रहे हैं। जो कहते थे कि हम बदल कर रख देंगे दिल्ली की तस्वीर। एक मुझे अभी याद है, एक कुछ कागज़ों की पोथी हुआ करती थी, एक अटैची लेकर केजरीवाल साहब चलते थे, आज से 10 साल पहले, 2015 की वो बात थी, जब उस अटैची को दिखाकर कहा करते थे ये वही कट्टर ईमानदार पार्टी है जिसके बारे में आप इतनी सारी लीकेजेस बता रहे हैं। कट्टर ईमानदार पार्टी होती तो जब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर इतने केसेस हुए, वो उनके सारे नेता विभिन्न केसेस में जेल में गए, कोर्ट ने उनको जमानत तक देने से इनकार कर दिया, उनके पावर को इतना रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि एज ए चीफ मिनिस्टर वो रह के भी जेल में भी वो काम नहीं कर सकते थे, बाहर आके भी। तो कोर्ट और ईडी और सीबीआई इन सब ने के केसेस में काफ़ी स्ट्रांगली उनके सारे, चाहे सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, चाहे ये जो अपना अरविंद केजरीवाल हो, इन सब के ऊपर व्यापक भ्रष्टाचार के जो आरोप नहीं, आरोप के बाद चार्जशीट लग के उनके ऊपर केसेस के कारण पूरी तरह से स्पष्ट लगता था कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और उन्होंने खुद भी एक्साइज पॉलिसी को तुरंत
जैसे ही एक्सपोज हुए उन्होंने एक्साइज पॉलिसी को ख़त्म किया। अगर उनने बेईमानी नहीं करी होती तो क्यों ख़त्म किया? उन्हें लग गया कि अब ये पकड़ी जाएगी। अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब उन्होंने इस इलेक्शन के पहले कहा था कि देखिए जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वह उन उन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज तो सरकार, केंद्र सरकार के हाथ में है, वो मेरे पे झूठा आरोप लगा रही हैं, वो मुझे अपने कोर्ट केसेस, इवन जबकि हमारा जुडिशरी बड़ा ट्रांसपेरेंट है, पूरे वर्ल्ड में उसको माना जाता है, तब उसके ऊपर भी उन्होंने लांछन लगाए। लेकिन उन्होंने इस इलेक्शन के पहले कहा था कि अब मैं जनता की अदालत में जा रहा हूँ, जनता जो भ्रष्टाचार पे फैसला देगी मेरे भ्रष्टाचार पे, मैं उस अदालत से निष्पक्ष प्रमाण पत्र लेके बाहर निकलूंगा। जनता ने अपना फैसला दे दिया, कोर्ट ने आपके खिलाफ किया है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने आपके खिलाफ पूरे वो प्रमाण दिए हैं, आपके ऊपर बेल, कई बहनों तक आपको बेल नहीं हुई, जेल में रहे, आपके नेता जेल में रहे। उसके बाद आपने खुद एक्साइज पॉलिसी और उन सब में को ख़त्म किया। सीएजी की रिपोर्ट में 13 रिपोर्ट आई है जो सीएजी ने इरेगुलरिटी आपके सामने रखी। उन 13 इरेगुलरिटीज़ को आप लोगों ने सीएजी रिपोर्ट को असेंबली में रखा नहीं। उन्होंने कई सजेशंस दिए इम्प्रूवमेंट के, वो आपने माने नहीं। तो फिर अब जनता की अदालत ने भी आपके खिलाफ फैसला दे दिया, तो और क्या ईमानदारी और भ्रष्टाचार का प्रूफ चाहिए? मेरे ख्याल से तो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का आपने गलत इस्तेमाल करके अपने को ईमानदार घोषणा, अपने आप स्वयंभू घोषित करके जनता को बरगलाया है, और इस बार जनता उस बहकावे में नहीं आई है। एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो कैग रिपोर्ट आई है, मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स के नज़रिए से उसको समझना चाहूँगी कि किस तरह से ये तमाम लूप होल्स, तमाम खामियां जो हैं, ये हमारे रिवेन्यू को, राजस्व जो होता है सरकार को, उसको किस तरह से इफेक्ट करती हैं, ये जो ढिलाई बरती गई। देखिए, अगर कोई पॉलिसी चेंज करते हैं, अगर उस पॉलिसी चेंज में आप ट्रांसपेरेंसी ख़त्म कर दें, उस पॉलिसी चेंज में आप जो कमीशन पेबल है होलसेल डीलर को, उसको 3% से बढ़ा के 12% कर दें, तो आपने उन कंपनीज को जिनको आपने लाइसेंस दिया उनको आप बेनिफिट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, वो जो कंपनी में भी इन एलिजिबल कंपनीज को भी आप पार्टिसिपेट करवा दें। तीसरी बात यह है कि उन कंपनी जो इन एलिजिबल है और बाकी सब हैं, इस तरह से पॉलिसी बनाए कि कुछ खास ग्रुप ऑफ कंपनीज को ही वो लाइसेंस मिल सकता है। तो यह तीसरा बात है। तो इन्होंने कमीशन, रेट ऑफ कमीशन होलसेल डीलर को बढ़ा दिए, इन एलिजिबल कंपनीज को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, टेंडर के लिए अप्रूव कर दिया। उसके बाद इस तरह का टेंडर अलॉट किया गया कि कुछ ही लिमिटेड प्रमोटर्स को, कुछ खास लोगों को ही वो सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले, और इस सब का जो रेवेन्यू लॉस जो गवर्नमेंट को हुआ, एक्साइज के अंदर जो फीस मिलती है गवर्नमेंट को, एक्साइज के अंदर जो एक्साइज ड्यूटी मिलती है, उसमें लगभग सीएजी की रिपोर्ट है कि 2000 करोड़ का नुकसान प्रदेश सरकार को एक्साइज पॉलिसी से हुआ। तो इस 2000 करोड़ का लाभ कुछ प्राइवेट कंपनीज को किया गया। उन प्राइवेट कंपनीज का ऑडिट ट्रेल भी इस्टेब्लिश हो गया है, चाहे वो गोवा के इलेक्शन में हो, चाहे उसको दूसरे दक्षिण के कुछ प्रदेशों में, कर्नाटक और उधर की तरफ जो ट्रांसफ़र किया गया कुछ लोगों के साथ मिलके। तो यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एक्साइज में बहुत बड़ा घोटाला था। लिकर जो लाइसेंसेस आपने इशू किए उसमें अंडर हैंड डीलिंग की गई, और उन अंडर हैंड डीलिंग के ऑडिट ट्रेल भी इस्टेब्लिश हो गए। तो यह बहुत स्पष्ट है, कोई भी अर्थव्यवस्था को समझने वाला, बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स को समझने वाला के पास एकदम साफ स्पष्ट रूप से सीएजी रिपोर्ट के साथ माध्यम से खुलासा होता है। यानी कहीं ना कहीं ये तो नज़र आ रहा है कि अब जहां दिल्ली मॉडल की बात लगातार आम आदमी पार्टी करती थी, वहां जनता ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया है, आम आदमी पार्टी पर ही झाड़ू लगा दी है। तो क्या ये माने, बहुत संक्षेप में मुझे बताइएगा, आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या नजर आ रहा है? पंजाब बाकी है। देखिए, भविष्य इस देश में राजनीति में उन लोगों का है जो जनता के लिए दिन रात मेहनत करके काम करें। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी दिन रात जनता की चिंता करते हुए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करते हुए
और प्रदेश की विकास के रास्ते में ले जाने का काम करती है। आपने यह काम नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है, अब जो है एस्पिरेशनल इंडिया है, आकांक्षी भारत है, युवा भारत है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं, इकोनॉमी इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स। और अगर आप आर्थिक रूप से अपने प्रदेश को मजबूत नहीं करते, उसकी अर्थव्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करते हैं, तो कम से कम दिल्ली जैसा प्रदेश जहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्रीज, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो समझदार लोग हैं, वह उन्होंने अगर किसी चीज़ को नकारा है, आपकी पॉलिसीज़ को, आपके भ्रष्टाचार के जंजाल को, उस चीज़ को, तो यह आपका भविष्य बहुत अंधकारमय है। अभी भी अगर आप संभले नहीं तो पंजाब में जिस तरह आप टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, अलगाववाद को सपोर्ट कर रहे हैं, जो नेशनल इश्यूज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वह भी एक बड़ा चैलेंज जनता के सामने है। और जनता अब जागरूक है, उसको समझती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत व्यापक भविष्य है। बीजेपी हमेशा कहती है कि पार्टी पहले है, संस्था पहले है, इसलिए मैंने पहले पार्टी की और दिल्ली की बात की। अब बात संक्षेप में गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी की भी कर ली जाए। महाराष्ट्र में पैदा हुए, पले बढ़े, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। भारतीय जनता पार्टी में ख़ासतौर पर ये देखा जाता है कि अच्छे पढ़े लिखे लोगों को अच्छी पोजीशंस दी जाती हैं, मौके दिए जाते हैं। अब गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के पास अगला मौका कौन सा है? पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है। पार्टी के लिए सन 2000 से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। जना कृष्णमूर्ति उस वक्त अध्यक्ष थे। उन्होंने मुझे बुला के कहा कि आप लिखते हो, पढ़ते हो, आप बोलते हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। और मैंने उनके कहने से ज्वाइन किया। फिर जेटली साहब ने मेरे आर्थिक विषयों को देखते हुए, बैकग्राउंड को, उन्होंने मुझे आर्थिक विषयों के बारे में आगे बढ़ाया। उसके बाद अमित शाह जी ने मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता आर्थिक विषय के ऊपर बनाया। तो पार्टी ने काफ़ी दिया है, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति का एक एस्पिरेशन होता है, एक उसकी आकांक्षा होती है, अपेक्षाएं होती है कि उसको अपने विचारों को इम्प्लीमेंट करने का, पॉलिसी के अंतर्गत इंटरवीन करने का सीधी जिम्मेदारी मिले। अभी हम एडवाइज़र के रूप में कि प्रदेश में पार्टी की तरफ से सब चीज़ें अपनी विषयों को, आर्थिक विषयों को रखते हैं, क्योंकि मेरा अर्थ, बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से काफ़ी रिलेशन है और मेरा कनेक्शन भी इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेस कम्युनिटी से काफ़ी अच्छा है। तो उन विषयों को हम रखते हैं बजट के अंतर्गत, पॉलिसीज इंटरवेंशन के अंतर्गत। लेकिन सीधा किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की जो एक रोड मैप है किसी पॉलिटिशियन के लिए, वो संसद है। और हम अवश्य एक्सपेक्ट भी करते हैं कि पार्टी इस आने वाले समय में हमें जो भी संसद के रूप में यहाँ की गौतम बुद्ध नगर की जनता भी देखना चाहती है। और हम लोगों ने एक संकल्प पत्र भी जारी किया था। और मैं ये मान के चलता हूँ कि भारत आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक महाशक्ति के रूप में विश्व के सामने खड़ा होगा। और उसके लिए उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, बंसल न्यूज़ को समय देने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ दिल्ली के दिल में क्या है वो लोगों को दिखा दिया, बल्कि अब तैयारी आगे की भी है। अब अगले चुनाव बिहार के होने वाले हैं। जाहिर तौर पर अब कहीं ना कहीं दिल्ली के जरिए बिहार को साधने की भी कोशिश की जाएगी। और गौतम बुद्ध नगर के लिए क्या विजन लेकर गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी चल रहे हैं, वो भी उन्होंने बताया। बंसल न्यूज़ के लिए नितीशा बंसल।